हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने स्टडी किया था कि सजीव क्या होते हैं, सजीवों के लक्षण क्या होते हैं। सजीवों के लक्षणों को आप लोगों ने अध्ययन किया था। अब उन सजीव के जो लक्षण हमने आपको बताए थे उनको डिटेल से अब स्टडी करेंगे। डिटेल से मतलब उसके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। और उसमें जो सजीवों के लक्षण होते हैं दो प्रकार के होते हैं। सजीवों के जो लक्षण उसमें हमने बताया था, तो सजीवों के लक्षण, जो सजीव होते हैं, सजीवों के लक्षण दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला सामान्य लक्षण जिसको जनरल कैरेक्टर कहते हैं। जनरल कैरेक्टर। और दूसरा होता है विशिष्ट लक्षण। विशिष्ट लक्षण जिसको स्पेशल कैरेक्टर कहते हैं। स्पेशल कैरेक्टर। तो आप लोगों ने सजीवों के लक्षण में क्या क्या देखा था? तो आप लोगों ने देखा था वृद्धि, गति, जनन, पोषण, पाचन, उत्सर्जन, श्वसन, जीव द्रव्य, संवेदनशीलता, उपापचय। ये सारे जो सजीवों के लक्षण आप लोगों ने देखा था। लेकिन अब देखेंगे कि उसमें से सामान्य लक्षण कौन होता है और विशिष्ट लक्षण क्या होता है। तो सामान्य और विशिष्ट लक्षण को थोड़ा हम डिफिनीशन जान लेते हैं। पहले देखेंगे सामान्य लक्षण क्या होते हैं। सामान्य लक्षण याद रखेंगे स्टूडेंट। सामान्य लक्षण क्या होते हैं? जनरल कैरेक्टर सजीवों के क्या होते हैं? वे लक्षण, सजीवों के वे लक्षण जो सजीवों और निर्जीवों दोनों में भी हो सकते हैं। सजीवों के वे लक्षण जो सजीवों में भी हो सकता है और निर्जीवों में भी हो सकता है, सामान्य लक्षण कहलाता है। इसके बारे में आप नोट कर सकते हैं। सजीवों के वे लक्षण जो सजीवों एवं निर्जीवों दोनों में हो सकते हैं। दोनों में हो सकता है। सामान्य लक्षण कहलाता है। सामान्य लक्षण कहलाता है। अर्थात सजीवों में पाए जाने वे लक्षण जो सजीवों और निर्जीवों दोनों में हो सकता है। सजीवों में भी हो सकता है, निर्जीवों में भी हो सकता है, सामान्य लक्षण कहलाता है। अब देखेंगे डिटेल से, तब आपको पता चलेगा कि कौन सामान्य लक्षण, कौन विशिष्ट लक्षण। थोड़ा विशिष्ट लक्षण का भी डिफिनीशन आप लोग देख लीजिए। विशिष्ट लक्षण, स्पेशल कैरेक्टर्स। तो सजीवों के
ऐसे लक्षण जो केवल और केवल सजीवों में ही पाए जाते हों, निर्जीवों में न पाए जाते हों, विशिष्ट लक्षण कहलाते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि सजीवों के वे लक्षण जो केवल मात्र सजीवों में पाए जाते हो, निर्जीवों में नहीं पाए जाते हो, विशिष्ट लक्षण कहलाते हैं। तो लिख लेंगे सजीवों के वे लक्षण जो केवल सजीवों में पाए जाते हों, जो केवल सजीवों में ही पाए जाते हैं, निर्जीवों में नहीं पाए जाते, निर्जीवों में नहीं पाए जाते, विशिष्ट लक्षण कहलाते हैं, विशिष्ट लक्षण कहलाते हैं। तो आप लोगों ने देखा सजीवों के वे लक्षण जो केवल और केवल सजीवों में ही पाए जाते हैं, निर्जीवों में नहीं पाए जाते, विशिष्ट लक्षण कहलाते हैं। तो आप लोगों ने विशिष्ट लक्षण को देखा, केवल सजीवों में ही पाए जाते हैं, निर्जीवों में नहीं पाए जाते हैं। तो अब आप एक एक करके डिटेल से अब पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सामान्य लक्षण है, कौन विशिष्ट लक्षण है। तो अब सजीवों के जो लक्षण है उसको एक एक करके पढ़ते हैं। तो इसमें पहला हम पढ़ेंगे किसके बारे में? पहला था आपका वृद्धि। पहला जो लक्षण हमने बताया था आपको वो था वृद्धि, जिसको कहते हैं ग्रोथ। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, वृद्धि जब कोई जीव छोटा होता है तो धीरे धीरे अपने आकार और आकृति में बढ़ता जाता है, वो वृद्धि कहलाती है। तो वृद्धि आप लोगों ने देखा कि सजीवों में वृद्धि होती है, अर्थात कोई जीव छोटा होता है तो अपने आकृति और आकार में बड़ा होता है। तो वो भी तीन प्रकार से वृद्धि हो सकती है, या तो लंबाई में वृद्धि, दूसरा हो गया आपका संख्या में वृद्धि हो सकता है, और भार में भी वृद्धि हो सकता है, इसको समझते हैं डिटेल से। तो लंबाई में वृद्धि, मान लीजिए कि कोई जीव इतना छोटा रहा होगा, फिर बाद में वो क्या हो जाएगा, कोशिका विभाजन से, मल्टी सेलुलर जीव होगा, बहुकोशिकीय जीव होगा, तो अपने आकृति में बढ़ेगा, अर्थात छोटा से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो लंबाई की दिशा में बढ़ रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं कि लंबाई में भी वृद्धि हो सकती है, होती भी है। संख्या में वृद्धि को देख लेते हैं। कोई जीव होगा, एक होगा, सिंगल होगा, और वो एक से कितना हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 10 हो जाए, अनेक हो जाए, तो ये संख्या में वृद्धि हो गई। अर्थात एक जीव से कई जीव का निर्माण होना, 2 या 2 से अधिक जीव का निर्माण होना, संख्या में वृद्धि। और भार में वृद्धि, कोई वस्तु या कोई जीव 5 kg का है, फिर उसके भार में वृद्धि हो गई, तो कितने kg का वो जीव हो गया, 10 kg का, तो ये भार में वृद्धि हो गई। तो आप लोगों ने देखा कि जीवों में जो वृद्धि होती है वो 3 प्रकार से हो सकती है। लंबाई में भी वृद्धि हो सकती है, कोई जीव छोटा होगा, लंबाई में बड़ा हो जाएगा।
संख्या में वृद्धि, कोई जीव एक होगा, एक से अधिक हो जाएगा संख्या में वृद्धि। और भार में वृद्धि, कोई जीव छोटा कम के वजन का होगा, उसका वजन बढ़ जाएगा, तो भार में वृद्धि हो गया। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और चीज़ जान लेते हैं कि यहाँ पर जीव में वृद्धि तो हो रही है। हमने सामान्य लक्षण और विशिष्ट लक्षण को भी देखा था, तो इसमें हमको वो भी देखना है। तो क्या ये जो वृद्धि होती है सिर्फ सजीवों में होती है कि निर्जीवों में भी होती है, ये भी देख लेते हैं। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि वृद्धि जो होती है सजीव और निर्जीव दोनों में होती है। वो कैसे? तो निर्जीव में किस में हो सकती है? निर्जीव में अभी आप लोगों ने सजीव में देखा, निर्जीव में हो सकती है जैसे जो आपके पहाड़ियाँ होती हैं, पहाड़ियों में वृद्धि हो जाती है। पठार जिसको कहते हैं, पठार। फिर निर्जीव में भी निर्जीव है। फिर जो बर्फ़ की चट्टानें होती हैं, जहाँ बर्फीले क्षेत्र होते हैं, तो बर्फ़ की चट्टानों में वृद्धि हो जाती है। तो बर्फ़ की चट्टानों में वृद्धि और हो सकता है जैसे रेतीली भूमि होती है, रेत जो होता है, रेत में भी वृद्धि हो जाती है। रेत के जो टीले होते हैं उनमें वृद्धि हो जाती है। तो रेत के जो टीले होते हैं, टीले, उनमें भी वृद्धि होती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं पहाड़ियों में भी वृद्धि होती है जो निर्जीव है, बर्फ़ की चट्टान में भी वृद्धि हो रही है जो निर्जीव है, और रेत की टीले। जैसे पहाड़ियाँ पहले छोटी होती हैं, पहले छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं, फिर वो बाद में चलकर क्या हो जाती हैं, इसमें धूल के कण, यहाँ पर देख रहे इतनी छोटी लंबाई इसकी, फिर इसमें धूल के कण जमा होते 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 इसकी लंबाई में क्या हो जा रही है, वृद्धि हो जा रही है। ये पहाड़ियों में वृद्धि हो रही है। बर्फ़ की चट्टान अर्थात बर्फ़ इतने क्षेत्र में फैला हुआ है, इसमें क्या हो गया, पूरा यहाँ बर्फ़ का क्षेत्र ही बन जाएगा। ये बर्फ़ क्या हो जाएगा, बन जाएगा। फिर रेत के टीले, जैसे जहाँ पर ये राजस्थान वगैरह हो गए, तो वहाँ रेत होते हैं, तो रेत के टीलों में भी वृद्धि हो जाती है। पहले ये रेत के टीले इतने छोटे होते हैं ये रेत के टीले, धीरे धीरे इस पे धूल के कण जमा होते होते ये रेत के टीले क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो इस तरह आप लोगों ने देखा कि निर्जीव में भी वृद्धि हो सकती है। जैसे हमने आपके सामने पेन रखा है, इस पेन को यदि दो टुकड़ों में बांट दें तो यहाँ संख्या में वृद्धि हो रही है। अब पेन क्या है, निर्जीव है, तो निर्जीवों में भी वृद्धि हो रही है। अर्थात वृद्धि सजीवों का सामान्य लक्षण है, विशेष लक्षण नहीं है, क्योंकि सजीवों और निर्जीवों दोनों में वृद्धि होती है। तो इसमें आप नोट कर सकते हैं, इसमें नोट करेंगे आप लोग। वृद्धि सजीवों का सामान्य लक्षण है, क्योंकि यह सजीवों व निर्जीवों दोनों में होती है। जैसे जितने भी बहुकोशिकीय जीव हैं उनमें वृद्धि जो होती है कोशिका विभाजन के द्वारा होती रहती है। तो बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि
यदि जंतुओं की बात की जाए तो बहुकोशिकीय जंतुओं में वृद्धि कोशिका विभाजन के द्वारा होती रहती है, लेकिन एक निश्चित समय के बाद वृद्धि रुक जाती है। तो आप लोगों ने देखा जंतुओं में जो वृद्धि होती है, बहुकोशिकीय जंतुओं में एक निश्चित समय के बाद वृद्धि रुक जाती है, लेकिन उनके शरीर के बाकी हिस्सों में वृद्धि, बहुकोशिकीय जीवों की शरीर की वृद्धि रुक जाती है तो उनके बाकी शरीर के हिस्सों में वृद्धि होती रहती है। जैसे किसी अंग का कट जाना, फिर उसका भर जाना, अर्थात जब कोशिकाएं वहाँ किसी स्थान की हमारे शरीर में नष्ट हो जाती हैं तो जो साइड की कोशिकाएं होती हैं, कोशिका विभाजन या कोशिकाओं में वृद्धि करके उस घाव को व उस जगह को भर देती हैं। तो आप लोगों ने देखा कि यह जो वृद्धि जो होती है सजीवों का सामान्य लक्षण है, और जंतुओं में यह वृद्धि कोशिका विभाजन द्वारा होती रहती है। पादपों की बात की जाए तो लिख सकते हैं इसमें कि जंतुओं में बहुकोशिक जंतु लिखेंगे, बहुकोशिकीय जंतुओं में वृद्धि कोशिका विभाजन द्वारा होती रहती है, लेकिन एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। शरीर के अन्य भागों में यह वृद्धि होती रहती है। जैसे जब ऊतकों का क्षय हो जाता है तो नए ऊतकों का निर्माण होने लगता है कोशिका विभाजन द्वारा। ऊतकों के क्षय होने पर वृद्धि होती रहती है, और किसी अंग के कट जाने पर वह जो अंग, कोई अंग कट जाता है, कोई अंग का हिस्सा कट जाता है, तो फिर उस घाव को भरने के लिए कोशिका विभाजन करके उस घाव को क्या कर देती है, भर जाती है। तो ये वृद्धि जंतुओं में कुछ समय के बाद रुक जाती है, लेकिन बाकी शरीर के हिस्सों में होती रहती है। अब देखेंगे वहीं पादपों की बात किया जाए, पादपों की एक खास बात होती है। पादपों मतलब पेड़ पौधों में, पादपों में वृद्धि जीवन पर्यंत या जीवन भर होती रहती है। तो पादपों का एक खास कैरेक्टर है कि उनमें जो वृद्धि होती है जीवन भर होती रहती है। तो आप लोगों ने देखा
कि वृद्धि सजीवों का सामान्य लक्षण क्यों है और किन में वृद्धि हमेशा होती है, किन में वृद्धि कुछ समय के लिए होती है। इसके अंतर्गत आप लोगों ने देखा। दूसरा देखेंगे गति। दूसरा हमारा कैरेक्टर है गति। दूसरा जीवों का कैरेक्टर है गति, जिसको कहते हैं मोशन। मोशन याद रखेंगे स्टूडेंट्स। सजीव जो होते हैं वो भी गति करते हैं, इसको भी समझेंगे। लेकिन क्या निर्जीव करते हैं वो भी समझेंगे। तो पहले देख लेते हैं गति क्या होती है। तो एक स्थान से, किसी जीव का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना अर्थात स्थान परिवर्तन गति कहलाती है। तो जितने भी जंतु वर्ग में होते हैं लगभग गति करते हैं, जैसे मानव हो गए, पशु हो गए, पक्षियाँ हो गई, ये गति करती हैं, गति करते रहते हैं। तो गति आप लोगों ने देखा कि सजीव कर रहे हैं। तो इसमें देखेंगे गति जो होती है क्या निर्जीव करते हैं। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, जो आपके ये व्हीकल हो गए वो निर्जीव होते हैं, लेकिन किसी माध्यम से वो भी गति कर रहे हैं। तो निर्जीव भी आप देख रहे हैं कि गति कर रहे हैं। तो इसमें लिख सकते हैं कि गति भी, गति अर्थात सजीव अपने भोजन के सजीव, इसको हटा देते हैं, सजीव अपने भोजन के तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते रहते हैं। सजीव अपने भोजन के तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते रहते हैं। इस कारण गति सजीवों का लक्षण है, लेकिन कुछ निर्जीव भी गति करते हैं। इस कारण यह विशिष्ट लक्षण नहीं है, नहीं है। तो आप लोगों ने देखा, जो सजीव होते अपने भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते रहते, इस कारण सजीव गति कर रहे हैं। और सजीवों का लक्षण गति है, लेकिन कुछ निर्जीव भी गति करते, इस कारण विशिष्ट लक्षण नहीं है। जो पादप होते हैं, पादपों की बात कर लिया जाए, पेड़ पौधों की, ये भी कुछ दिशा में गति करते हैं। पादपों में भी गति होती रहती है। जैसे किसी पादप का प्रकाश की दिशा में गति करना,
उसको प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। जैसे प्रकाशानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन। पौधे के जड़ का भूमि की तरफ गति करना, जाना, बढ़ना, उसको कहते हैं गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन ETC। तो आप लोगों ने देखा कि पादपों में भी गति होती है, प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन। आप किसी बरामदे में जहाँ डायरेक्ट सनलाइट नहीं पहुँच रही है, उस स्थान में एक गमले में प्लांट को रख देंगे तो डेली बाय डेली उसको जल देते रहेंगे, लेकिन उसको सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट नहीं मिलेगा। तो सूर्य का प्रकाश लेने के लिए वो क्या करेगा, सूर्य की दिशा में गति करेगा और मूव करेगा। तो बरामदे में सीधे न जाकर वो तिरछे दिशा में जाएगा, क्योंकि वो सनलाइट के प्रति क्या कर रहा है, गति कर रहा है। उसी को क्या कहते हैं, प्रकाशानुवर्तन। और हम पौधे को लगाते हैं तो पौधे में जो जड़ें होती है वो क्या होती है, भूमि में, भूमि के अंदर जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, गुरुत्वानुवर्तन। तो आप लोगों ने देखा गति के बारे में। और तीसरा टॉपिक देखते हैं, जनन। जनन, जनन जिसको कहते हैं रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। देखेंगे स्टूडेंट्स कि क्या जनन भी सजीवों का विशिष्ट लक्षण है या जनरल सामान्य लक्षण है। इसके अंतर्गत पहले जानेंगे जनन किसे कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव अपने समान जीव का निर्माण करे। तो जनन के बारे में, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीव, जिसके द्वारा एक जीव अपने समान जीव की उत्पत्ति करता है, अपने समान जीव की उत्पत्ति करता है, उत्पत्ति करता है, जनन कहलाता है, जनन कहलाता है। तो आप लोगों ने देखा जनन किसे कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीव अपने समान जीव की उत्पत्ति करता है, जनन। जनन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीव अपने संतान को बनाता है, संतान का निर्माण करता है। आप देखेंगे कि क्या सभी जीव जनन करते हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जनन सजीवों का लक्षण है। देखेंगे कि कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो जनन नहीं करते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन। पहला हो गया आपका श्रमिक मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खी, मधुमक्खी जिसको वर्कर हनी भी बोला जाता है। दूसरा आपका हो गया खच्चर, खच्चर। और तीसरा हो गया आपके अनुर्वर मानव, अनुर्वर मानव। तो आप तो देख रहे हैं कि जनन सजीवों का लक्षण है, अर्थात जनन जो जीव होंगे वो करेंगे, अपनी नई संतान को बनाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जैसे श्रमिक मधुमक्खी, खच्चर और अनुर्वर मानव, ये जनन क्रिया नहीं करते हैं। आपको बता दें कि जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं, मधुमक्खी के छत्ते आप देखे होंगे। मधुमक्खी के छत्तों में, मधुमक्खी के छत्तों में 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं। मधुमक्खी के छत्तों में 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ पाई जाती। पहला श्रमिक, दूसरा रानी और तीसरा ड्रोन। इस तरह मधुमक्खी के छत्ते में 3 प्रकार के हनी भी होती हैं, वर्कर, क्वीन और हो गए ड्रोन।
ये 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें लैंगिक क्रिया में सिर्फ यही दोनों भाग लेते हैं, रानी और ड्रोन। ये श्रमिक सिर्फ छत्ते का निर्माण करता है, लैंगिक क्रिया में भाग नहीं लेता है, जो कि आप जानते हैं कि जीवों का लक्षण है। लेकिन कुछ जीव होते हैं जो जनन की क्रिया नहीं करते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा श्रमिक मधुमक्खी, और भी एक खच्चर, खच्चर भी जनन की क्रिया नहीं करता है। अनुर्वर मानव, जिसको कहा जाता है बाज। ऐसे भी कुछ गांव में अपने परिवारों में लोग होते हैं, समाज में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने अगली संतान को जन्म नहीं दे पाते हैं, उनको हम लोग सामान्य भाषा में बाज कहते हैं और विज्ञान की भाषा में अनुर्वर मानव कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि जनन सजीवों का सामान्य लक्षण है, जनन सजीवों का लक्षण है, लेकिन विशिष्ट लक्षण नहीं है। तो लिख सकते हैं कि जनन कहलाता है कुछ जीव जनन की क्रिया नहीं करते, जनन की क्रिया नहीं करते, नहीं करते हैं, जैसे श्रमिक मधुमक्खी, खच्चर, अनुर्वर मानव। आप देख रहे हैं, इस कारण जनन सजीवों का लक्षण है, लक्षण तो है, लेकिन विशिष्ट लक्षण नहीं है, विशिष्ट लक्षण नहीं है। तो ओके फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि जनन भी सजीवों का सामान्य लक्षण नहीं है, सामान्य लक्षण है, सॉरी, विशिष्ट लक्षण नहीं है। तो आज आप लोगों ने देखा वृद्धि, गति और जनन के कैरेक्टर्स के बारे में, जो सजीवों के सामान्य लक्षण है, विशिष्ट लक्षण नहीं है। आगे के भाग में देखेंगे, भाग 3 में, कि सजीवों के और लक्षण जैसे पोषण, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, आपके उपापचय, अनुकूलता, जीव द्रव्य, इस सभी लक्षणों को अब अगले टॉपिक में देखेंगे। इसको ध्यान से पढ़ते रहिए, स्टडी करते रहिए। पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करते रहिए। धन्यवाद।